जय हिंद दोस्तों, रक्षित नाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं 8वें वेतन आयोग पर। इससे पहले वेतन आयोग ने 6 मई 2026 को एक नोटिस जारी करा, जिसमें वेतन आयोग ने कहा कि हम रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के जो संगठन है, पेंशनर संगठन और कर्मचारी संगठन, उनके साथ मीटिंग करेंगे, उनसे सुझाव लेंगे 8वें वेतन आयोग पर। तो दोस्तों, वो मीटिंग हो चुकी है। ये मीटिंग थी 13 मई को और आज 14 मई को। अब दोस्तों, किस तरीके से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत या फिर रेल मंत्रालय के अंतर्गत जो संगठन आते हैं, पेंशनर्स एसोसिएशन आते हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी डिमांड्स रखी डायरेक्ट वेतन आयोग के सामने, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसे कि दोस्तों, आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है, हो गई मीटिंग 8वें वेतन आयोग पर, हो गया फिटमेंट फैक्टर फाइनल 3.83। जी हां दोस्तों, मैं फिटमेंट फैक्टर फाइनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी संगठन हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कोई संगठन आता हो, रेल मंत्रालय के अंतर्गत कोई संगठन आता हो, या फिर जेसीएम का संगठन हो, अब कोई सा भी संगठन हो, वो अब 3.83 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहा है। यानी जितने भी संगठन हैं, उन्होंने अपना फिटमेंट फैक्टर फाइनल कर दिया। कितना? 3.83। यानी चाहिए तो 3.83 का ही फिटमेंट फैक्टर चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज जो मीटिंग हुई उसमें 3.83 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड रखी, इसकी डिमांड करी है। फिर और डिमांड करी है डीए 50% को मर्ज करा जाए, लेवल मर्ज करा जाए, पेंशन पे 69,000 दी जाए, फैमिली यूनिट 5 दी जाए। जी हां दोस्तों, और भी बहुत सी डिमांड रखी है जो मैं आपको समझाऊंगा आगे विस्तार से, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको जानकारियां समझाता हूं कि आज की इस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, किस तरीके से मुद्दे उठाए रेल मंत्रालय के संगठनों ने या फिर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों ने। 8वें वेतन आयोग का अपडेट, रक्षा नागरिक कर्मचारी संगठन ने रेलवे कर्मचारियों के बराबर वेतन और पदोन्नति की मांग करी है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मीटिंग में रक्षा नागरिक कर्मचारी संगठन ने रेलवे कर्मचारियों के बराबर वेतनमान और प्रमोशन की डिमांड करी है। यानी रेलवे के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को जो पेंशन या फिर जो वेतन या फिर जो भत्ता दिया जाता है या फिर प्रमोशन दिए जाते हैं, तो वही दिया जाए रक्षा नागरिकों को। तो पहली डिमांड ये करी है वेतन आयोग के सामने। बुधवार को नई दिल्ली में 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने मांग की है कि रक्षा नागरिक कर्मचारियों को वेतनमान, पदोन्नति और लाभों के मामले में रेलवे कर्मचारियों के बराबर दर्जा मिलना चाहिए। तो पहली डिमांड ये करी है। उन्हें वही जोखिम और कठिनाई भत्ता मिलना चाहिए जो वर्दीधारी कर्मियों को मिलता है। जी हां दोस्तों, जो रेलवे कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है, बढ़ा हुआ भत्ता दिया जाता है, तो वही भत्ता, उनके समान भत्ता दिया जाए रक्षा नागरिकों को। तो दोस्तों, ये डिमांड करी। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, इन मुद्दों के अलावा AIDEF, जी हां दोस्तों, रक्षा नागरिकों का दोस्तों एक संगठन है जिन्होंने ये डिमांड करी थी। AIDF ने न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और पदोन्नति नीति, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, CGHS, चिकित्सा संबंधी मुद्दे, महिला एवं विकलांग कर्मचारियों के लिए लाभ आदि पर भी चर्चा करी। जी हां दोस्तों, डायरेक्ट ये मांग 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखी। AIDEF यानी डिफेंस का एक संगठन है, उन्होंने 8वें वेतन आयोग में प्रवेश स्तर के कर्मचारी के लिए 69,000 रुपए के न्यूनतम वेतन, जी हां दोस्तों, मिनिमम पे या फिर पे की जो डिमांड करी है वो करी है
69,000 की, यानी 18,000 से बढ़ाकर 69,000 मिनिमम पे दी जाए। और सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 3.83 फिटनेस फैक्टर की मांग को दोहराया है। जी हां दोस्तों, अब जितने भी संगठन है वो सब एक ही डिमांड कर रहे हैं कि फिटनेस फैक्टर चाहिए तो 3.83 का। जी हां दोस्तों, अब कोई भी संगठन 3.83 से कम नहीं मांग रहा। अब जितनी भी मीटिंग हो रही है 8वें वेतन आयोग के साथ, अब जितने भी संगठन है अब उनका कहना है कि हमें 3.83 चाहिए। तो दोस्तों आप भी नीचे कमेंट करके बताइए, क्या 3.83 का फिटनेस फैक्टर मिलेगा 8 सीपीसी में? कमेंट में जरूर अपने सुझाव रखेगा। तो दोस्तों फिर से रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों ने या फिर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों ने 3.83 मांगा है वेतन आयोग से। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, वेतनमान, पदोन्नति और लाभों में रेलवे कर्मचारियों के बराबर वेतन की मांग करी है। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, मांग करी जा रही है कि रेलवे कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाए। AIDEF, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के महासचिव सी श्री कुमार ने ईटी वेल्थ ऑनलाइन को बताया कि रक्षा नागरिक कर्मचारी संगठन ने भारतीय रेलवे कर्मचारियों के समान वेतनमान, पदोन्नति, प्रमोशन और कुछ अन्य लाभों की मांग करी है। 13 मई 2026 को जारी एक परिपत्र में AIDF ने कहा है कि भारतीय रेलवे और रक्षा मंत्रालय औद्योगिक कर्मचारियों के प्रमुख नियोक्ता हैं, लेकिन रेलवे कर्मचारियों की तुलना में रक्षा नागरिक कर्मचारियों के साथ वेतनमान, पदोन्नति और कारीगर कर्मचारियों के अंतर्गत श्रेणी अनुपात के मामलों में हमेशा भेदभाव किया जाता है। जी हां दोस्तों, इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों, पेंशनर के साथ भेदभाव हो रहा है। जो वेतन है या फिर जो पेंशन हो गई या फिर जो भत्ते हो गए, उसमें डिफरेंस है डिफेंस नागरिकों के। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, AIDEF ने आगे तर्क दिया है कि रक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए हथियारों, गोला बारूद, विस्फोटकों, शस्त्रों और खतरनाक रसायनों के निर्माण प्रक्रिया में अत्यधिक सटीकता और शून्य सहनशीलता की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जी हां दोस्तों, जो हमारे जवान हो गए वो हमेशा बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, तो उनको उनका पूरा हक दिया जाए, उनको पूरा फायदा दिया जाए। दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने डिफेंस सिविलियन की भी बात करी है। जी हां दोस्तों, जो डिफेंस सिविलियन है उनको भी फायदा देने की बात लिखी है। इस भेदभाव और असमानता को हमेशा के लिए दूर किया जाना चाहिए। 8वें सीपीसी में यह सिफारिश की जा सकती है कि रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों के बीच वेतनमान, पदोन्नति और अन्य लाभों आदि में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों रेलवे के जो कर्मचारी हो गए, पेंशनर्स हो गए, उनकी पेंशन में भी कहीं ना कहीं असमानता है। और साथ ही साथ जो डिफेंस फोर्स के हमारे जवान हो गए, चाहे वो डिफेंस सिविलियन हो गए या फिर आर्म फोर्स के जवान हो गए, उनकी पेंशन में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों जो रेलवे के कर्मचारी पेंशनर्स हो गए, तो उनकी जो असमानता है उसको भी दूर किया जाए। जो डिफेंस फोर्स के जो हमारे जवान हो गए या फिर जो डिफेंस सिविलियन हो गए, उनकी भी जो पेंशन में प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर किया जाए। हालांकि डिफेंस सिविलियन की पेंशन में इतनी दिक्कत नहीं है जितने कि आर्म फोर्स के जो हमारे जवान हो गए उनकी पेंशन में दिक्कत है। तो दोस्तों ये सभी मुद्दे रखे हैं कि इन जितनी भी असमानताएं उनको दूर किया जाए। वर्दीधारी कर्मियों और रक्षा नागरिक कर्मचारियों के बीच असमानता को दूर करना। AIDEF, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने अपने परिपत्र में कहा कि जो रक्षा नागरिक हैं वो भी सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जो रक्षा नागरिक हैं, जो डिफेंस सिविलियन है, वो भी सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है, हालांकि जोखिम और कठिनाई भत्ते जैसे कई लाभ सशस्त्र बलों के कर्मियों को उपलब्ध है। जी हां दोस्तों, ये बात कर रहे हैं सशस्त्र बलों की कि उनको जोखिम भत्ता भी दिया जाता रहा है, लेकिन रक्षा नागरिक कर्मचारियों को नहीं। ऐसे कल्याणकारी मामले आदि में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी हां दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो डिफेंस फोर्स के कर्मचारी हो गए, जवान हो गए, उनको जोखिम भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन इसके मुकाबले जो दूसरे डिफेंस सिविलियन है उनको जोखिम भत्ता नहीं दिया जाता। लेकिन दोस्तों दोनों की एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिटायरमेंट की एज में, एक 60 साल में रिटायर होता है और दूसरा आर्म फोर्स का जवान बहुत ही कम उम्र में रिटायर हो जाता है। AIDF ने प्रति माह 15,000 रुपए के जोखिम भत्ते की मांग करी है। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने कहा है
कि 15,000 का जोखिम भत्ता दिया जाना चाहिए। 15,000 का। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि दुर्घटनाओं में शहीद होने वाले कर्मचारियों को 2 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि और शहीद का दर्जा दिया है। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी कहा है कि दुर्घटना में शहीद होने वाले कर्मचारियों को 2 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि और शहीद का दर्जा दिया जाता है। AIDEF का कहना है कि विस्फोट आदि जैसी दुर्घटनाओं में कई रक्षा नागरिक कर्मचारी शहीद हो जाते हैं, जिनके लिए उनके परिवार को केवल 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलती है। ये अनुदान राशि की बात कर रहे हैं। अगर कहीं विस्फोट में कहीं मृत्यु हो जाती है जवान की या फिर रक्षा नागरिक की, तो फिर परिवार को कितना मुआवजा दिया जाता है। AIDEF का कहना है कि इस अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए। राशि को बढ़ाने की मांग करी है। AIDF का यह भी कहना है कि इसके अलावा कर्तव्य पालन के दौरान दुर्घटनाओं में शहीद होने वाले रक्षा नागरिक कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। ग्रुप सी, ग्रुप बी के रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए 5 अनिवार्य पदोन्नति, जी दोस्तों 5 प्रमोशन यहां पे दिए जाएं। AIDF का कहना है कि कैडर समीक्षा में ठहराव और अनुचित देरी को देखते हुए ग्रुप सी और ग्रुप बी के सभी श्रेणियों के रक्षा नागरिक कर्मचारियों को 30 वर्षों की सेवा की अवधि के भीतर सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन दिया जाए, यानी कि MACP दिया जाए। अगर MACP नहीं मिलती तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान होता है। तो कम से कम 5 प्रमोशन की यहाँ पे मांग करी है कि 5 प्रमोशन यहाँ पे दिए जाए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी आज की इस मीटिंग में। जैसा मैंने आपको बताया, फिटमेंट फैक्टर ज्यादा की डिमांड रखी है। जो 50% DADR है, पे लेवल मर्ज है, उसकी भी डिमांड पहले रखी गई थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जितनी भी डिमांड्स रखी जा रही है वो सेम डिमांड रखी जा रही है कर्मचारी संगठनों के द्वारा, चाहे वो डिफेंस नागरिक का कोई संगठन हो या फिर रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला कोई संगठन। बाकी दोस्तों आप अपने विचार सुझाव नीचे कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके का फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा, कितना मिल सकता है, जरा कमेंट में जरूर आप बताएगा। इन्होंने तो मांगा है 3.83 का फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग के सामने, बाकी कितना मिलेगा जरा कमेंट में जरूर बताएगा। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।